और दूसरा रिप्रोडक्टिव। ये चैप्टर हम टोटली एनसीईआरटी से करेंगे क्योंकि इसमें सारे एनसीईआरटी से ही आता है, एक्स्ट्रा सच कुछ नहीं है। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन एनसीईआरटी के जो मैंने नोट्स बनाए वो, और कुछ डायरेक्टली एनसीईआरटी से भी रीड करेंगे, ठीक है। तो पहले ओवरव्यू ले लेते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन दो तरीके ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं, पहला मेल और दूसरा फीमेल। मेल के अंदर हमारे पास पेयर ऑफ टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट्स आती है। एक्सेसरी डक्ट्स के अंदर हमारे पास होता है रीटी टेस्टिस, वास एफरेंशिया, एपिडाइडाइमिस और वास डिफरेंस। ग्लैंड्स हमारे पास आते हैं बल्बोयूरेथ्रल, सेमिनल वेसिकल्स, और हमारे पास आता है पोस्ट्रेट। उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आता है हमारे पास पेनिस और ग्लांस पेनिस, ठीक है। वहीं पे अगर हम फीमेल की तरफ देखें तो हमारे पास ओवरीज या पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ ओविडक्ट्स जिसको हम फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, सर्विक्स, यूट्रस और वजाइना। एक्सटर्नल जेनिटेलिया का हमारे पास होता है मोड्स, प्यूबिस, लेबिया मेयोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस और मेमरी ग्लैंड्स। अच्छा, देखने वाली बात ये जो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं ये सेक्सुअल ऑर्गन्स नहीं होते, ये खाली एक सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस और गैमेटोजेनेसिस, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे और फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, उसके बाद लैक्टेशन और पार्चुरेशन से चैप्टर फिनिश कर। तो चलिए पहले शुरू करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सबसे पहले टेस्टिस आता है, स्क्रूटम के अंदर होता है। स्क्रूटम कहाँ होता है? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। अच्छा, ये आउटसाइड क्यों होता है? आउटसाइड इसलिए होता है क्योंकि इसको स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ना बॉडी से 3 से 4 या 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है, वही एनसीईआरटी बोलती है, एनसीईआरटी कहती है ये आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता है, स्क्रूटम के अंदर। क्यों? क्योंकि मेंटेन द टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द बॉडी, इसलिए नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। लेंथ कितनी होती है? लेंथ इज 4 to 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 2 to 3 सेंटीमीटर। ईच टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, मतलब 250 कंपार्टमेंट्स, जिनको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहा जाता है। और हर एक लोब्यूल के अंदर 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। जैसे अगर एक मैं टेस्टिस बनाऊं, ऐसे करके हमने टेस्टिस बना रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे कंपार्टमेंट्स होते हैं। और यहाँ कंपार्टमेंट्स के अंदर 1, 2, 3 ऐसे 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 तरीके के सेल्स होते हैं, पहला मेल जर्म सेल्स और दूसरा सर्टोली सेल्स। मेल जर्म सेल्स क्या करता है? इट अंडरगो मियोटिक डिवीजन लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा और स्पर्म्स बना देगा। वहीं पे जो ये सर्टोली सेल्स हैं, ये मेल जर्म सेल्स हैं, ये जो स्पर्म्स बनेंगे उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है एक इम्पोर्टेंट, बहुत छोटी सी लाइन है, कोई ध्यान भी नहीं देता, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस या लैटिक सेल्स। और यहीं पे क्या होता है? सिंथेसिस और सिक्रीशन होता है किसका? एंड्रोजन का। वहीं पे दे रखा है कि इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे। एक आखिरी में पैराग्राफ में दे रखा है, ये ध्यान कोई भी नहीं देता, इसलिए मैंने इसको अलग पेन से लिखा ताकि हमारा ध्यान जाए। एलन वाले इसमें ना मेजर वगैरह में बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, स्पर्म का पाथवे हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कहा जाता है रीटी टेस्टिस में, वहाँ से वासा एफरेंशिया, वहाँ से एपिडाइडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, यूरेथ्रा और इजैकुलेट डक्ट से बाहर आ जाता है, ठीक है। ये डायरेक्टली मतलब इसके आपको सीरीज के अंदर क्वेश्चन आ जाता है बनने के लिए, तो आपको सीरीज का ध्यान रखना है ताकि ऐसी सीरीज में याद कर ले, इसलिए मैंने डायरेक्टली ऐसे लिख दिया। अच्छा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया पेनिस होता है, इसके अंदर एक अलग टाइप, थोड़े डिफरेंट टाइप के टिश्यूज होते हैं जिसकी वजह से जो इसको इरेक्टाइल फंक्शन देते हैं। इरेक्शन कैसे होता है? इरेक्शन होता है इनके अंदर ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है उस पेनिस के अंदर, जिस वजह से वो इरेक्ट होने लगता है। स्पॉन्जी टिश्यूज होते हैं, ठीक है। एनलार्ज एंड, और जो पेनिस का एनलार्ज एंड होता है, फॉर एग्जाम्पल ये शाफ्ट है, हम इस एंड की बात कर रहे हैं, इसको कहते हैं ग्लांस पेनिस, जो कि कवर्ड होता है लूज फोल्ड्स ऑफ स्किन, जिसको फोर स्किन कहते हैं। और कुछ रिलीजन्स के अंदर इस फोर स्किन को हटा दिया जाता है, इसको सर्कमसिजन भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, सेमिनल प्लाज्मा होता है। सेमिनल प्लाज्मा क्या होता है? सेमिनल प्लाज्मा सारे के सारे जो हमारे फ्लूइड्स ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्ट्रेट, बल्बोयूरेथ्रल, ये जितने भी सारे ग्लैंड्स जो इनका जो फ्लूइड सिक्रीशन होता है उसके
एक साथ एक कांस्टेंट को, जितनी भी सिक्रीशन के जो फ्लूइड कांस्टेंट को क्या कहते हैं, सेमिनल प्लाज्मा, जिसके अंदर सेमिनल फ्लूइड 60 to 70% होता है, प्रोस्टेट फ्लूइड 30% होता है, बल्बोयूरेथ्रल 1% होता है, स्पर्म 10% होता है। सेमिनल प्लाज्मा इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, बल्बोयूरेथ्रल लुब्रिकेशन के लिए हेल्प करता है। ठीक है, देखो हमारा खत्म है। अब आता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होता है, इसके अंदर ओवरीज आदि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। इसमें ओवरीज 2 to 4 सेंटीमीटर की होती है, पेल्विक वॉल पे अटैच होती हैं, किसके थ्रू, लिगामेंट्स के थ्रू। Ovary is enclosed by an epithelium which encloses the ovarian stroma, which is divided into two zones. पहला होता है पेरिफेरल कॉर्टेक्स और दूसरा इनर मेडुला। ठीक है, ओवरी एक एपिथेलियम से कवर्ड हो गई। ठीक है, उसी जो कवर्ड होती है उसके अंदर दो जोन्स में डिवाइड हो जाती है, एक बाहर वाला एक अंदर वाला। अंदर वाले को कहता है इनर मेडुला और जो बाहर वाला होता है उसको कहते हैं पेरिफेरल कॉर्टेक्स। फिर आता है हमारे पास फेलोपियन ट्यूब, वजाइना, फेलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम ओविडक्ट और यूट्रस। ये सारे के सारे एक्सेसरी डक्ट्स बनाते हैं। फेलोपियन ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है और इसके अंदर 4 पार्ट होते हैं। ये 1 2 3 4। पहला पार्ट होता है फनल शेप, जिसको इन्फंडिबुलम कहते हैं। दूसरा पार्ट होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिमरी, जो कि जो एग निकलता है ओवरी से उसको कैच करता है। अगर हम एक छोटी सी यहाँ पे ऐसे बना दें, ठीक है, ये जो फिंगर लेग प्रोजेक्शन है ये हमारा सेकेंड पार्ट। कौन सा, फिमरी। जो फनल शेप था वो था हमारा इन्फंडिबुलम। वाइडेस्ट पार्ट होता है एम्पुला, ये वाला। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, और उसके बाद जो नैरो पार्ट आ रहा है इसको कहते हैं इस्थमस। ठीक है यार, अच्छा बन गया बाई चांस। चलो, अच्छा उसके बाद आते हैं यूट्रस, जिसको वूम्ब भी कहते हैं। ये इन्वर्टेड पियर शेप होता है। ठीक है, ओपन्स इनटू द वजाइना थ्रू नैरो सर्विक्स या सर्विकल कनाल। पूरी कैविटी जो होती है हमारी, हमने ऊपर जो देखी ये वाली चीज, ये ऐसे जाती है। ये जो सर्विक्स आ गया, ये वजाइना आ गया। ठीक है, अच्छा यूट्रस की वॉल्स होती है, ये इन वॉल्स की बात हो रही है। ये 3 टाइप्स की वॉल्स होती है, मतलब 3 लेयर वॉल होती है। हाँ जी, तो अब हम करेंगे पेरीमेट्रियम के बारे में बात। देखो ये 3 लेयर्स होती हैं। अगर मैं इसको फिर बनाऊं तो ऐसे करके ना 3 लेयर्स होती हैं। बाहर वाली जो होती है पेरीमेट्रियम, मिडल वाली जो होती है वो होती है मायोमेट्रियम, और अंदर वाली होती है एंडोमेट्रियम। जो पेरीमेट्रियम होती है मेम्ब्रेनस होती है, एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस। ठीक है, मायोमेट्रियम जो होती है जब हम जब फीमेल प्रेग्नेंट होती हैं तो जितनी भी कॉन्ट्रैक्शंस शुरू होती हैं वो सारी मायोमेट्रियम से शुरू होती है। ठीक है, और ये मिडल थिक लेयर होती है। और जो एंडोमेट्रियम होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल में जाती हैं तो जितने भी चेंजेस आते हैं वो सारे एंडोमेट्रियम के अंदर आते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल, देखो इसका ना क्वेश्चन डायरेक्टली आता है यार, इसलिए मैंने उसको इसी हिसाब से लिखा है। मैच द फॉलोइंग की तरह से आता है ज्यादातर कि मॉन्स प्यूबिस कैसी होती है, कुशन ऑफ फैटी टिश्यूज होती है और इसके ऊपर हेयर प्रेजेंट होते हैं। लेबिया मेयोरा या मेजोरा फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू होती है। लेबिया मेनोरा कैसी होती है, पेयर फोल्ड्स होते हैं। अच्छा फर्क देखो, लेबिया मेयोरा इज फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यूज एंड लेबिया मेनोरा इज पेयर्ड फोल्ड्स। ठीक है, उसके बाद क्लिटोरिस, ये टाइनी फिंगर लाइक होती है, इरेक्टाइल भी होती है। इट इज एनालॉगस टू पेनिस। ओके, हाइमन क्या होती है, वजाइनल ओपनिंग होती है कवर्ड बाय मेम्ब्रेन। अच्छा हाइमन के अंदर क्या होता है, इसमें काफी सारी मिथ्स हैं। लोगों के हिसाब से हाइमन फीमेल्स की वर्जिनिटी का प्रूफ होती है, लेकिन गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाइमन एक खाली मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जो कि अगर कोई फीमेल हॉर्स राइडिंग करती है, साइकिलिंग करती है, जब लाइक स्पोर्ट्स में ज्यादा होती है तो उसकी हाइमन ऑटोमेटिकली ब्रेक हो सकती है। अगर आप या कोई फीमेल एकदम से गिर गई अचानक से बहुत तेज, मतलब बहुत तेज उसके ऊपर फोर्स पड़ा, तब भी टूट सकती है। और कुछ केसेस में तो ऐसा भी देखा गया कि हाइमन टूट के फिर जुड़ गई है। तो हाइमन इज जस्ट अ मिथ कि वो किसी की भी वर्जिनिटी का प्रूफ देती है। ठीक है, अच्छा मेमोरी ग्लैंड्स पे आते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स मैंने जैसा कि पहले कहा सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, ऑर्गन नहीं है।
कैसा होता है ये? इट इज अ पेयर स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट. Each glandular tissue is divided into 15 to 20 memory lobes containing cluster of cells, alveoli. क्या होता है, जैसे 15-20 मेमोरी लोब्यूल्स हैं, ये एल्वोलाई में जाके मिक्स हो जाते हैं. वहां से एल्वोलाई से निपल्स तक एक मिल्क पाथवे होता है जिसके डायरेक्टली मतलब सीरीज वाला आ जाता है, आगे पीछे करके क्वेश्चन आ जाता है कि पहले एल्वोलाई डाल दिया फिर ये लैक्टोफेरेस डाल दिया, आगे पीछे करके हमें सीरीज वाला करेक्ट सीरीज बतानी चाहिए. तो वो एनसीईआरटी में तो पूरा थ्योरेटिकल दे रखा है, तो मैंने उसको एग्जैक्ट सीरीज में लिख दिया. आपको डायरेक्टली ऐसे ही याद करना, ऐसा आके वन करके टक 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 टक. ठीक है, तो एल्वोलाई से मेमोरी लोब्स से कहाँ पे गया एल्वोलाई? हाँ, एल्वोलाई से कहाँ जाएगा? मेमोरी ट्यूब्यूल्स, वहां से मेमोरी डक्ट्स, फिर मेमोरी एम्पुला, फिर लैक्टोफेरेस डक्ट्स, वहां से निपल्स, जहाँ से मिल्क सक आउट हो जाता है. सो दिस इज मिल्क पाथवे. खत्म यार, कितनी जल्दी कर दिया, जल्दी जल्दी ऐसे निपटाया जा रहा है. कल की क्लास थोड़ी बड़ी हो गई थी, सो आज जल्दी करेंगे, अच्छे से करेंगे, पूरा समझेंगे. और गाइस मतलब नोट्स वगैरह और क्वेश्चंस वगैरह सारे टेलीग्राम चैनल पे होंगे, तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लो. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. बाकी चैनल पे भी _मेडिफलिक बाय माहिर अली. ठीक है, और इंस्टाग्राम हैंडल कर दो, क्योंकि इंस्टाग्राम हैंडल पे कुछ 2-4 दिनों में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लाने वाले हैं आपके लिए. मतलब आप ये कह सकते हो 60 सेकंड में हम आपको टॉपिक पूरा रिवाइज करा देंगे. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो एक 60 सेकंड्स रिवीजन रील लेकर आ रहा हूँ मैं आपके लिए. उसके अंदर एक टॉपिक 60 सेकंड्स के अंदर होगा कि मतलब 60 सेकंड्स में पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिवाइज हो जाएगा. मतलब 2-4 बार वो रील देखिए और ठप तैयार. तो मतलब फास्ट रिवीजन है, तो बढ़िया है. तो 2-4 दिन में आ जाएगी. तो सो प्लीज इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें _मेडिफेलिक_. लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. चलिए आगे करते हैं. गेमिटोजेनेसिस यार हमारे पास 2 तरीके की होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis. स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पहले पढ़ते हैं. स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होती है? सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया होता है, जिसको मीजम सेल भी कहते हैं. वहां से माइटोसिस डिफरेंशिएशन करता है, जिससे स्पर्मेटोसाइट बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. ये स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट म्योटिक डिवीजन करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना देता है. ठीक है, ये हमारा स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस डिवीजन से इसने ये बनाया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. फिर फर्स्ट म्योटिक डिवीजन गया और ये बना हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. फिर सेकेंड म्योटिक डिवीजन होगा, स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे. ये रहे छोटू से. ये स्पर्मेटिड्स क्या करते हैं? सर्टोली सेल्स हमने अभी पढ़े थे ना, सर्टोली सेल्स, तो उसके अंदर जाके एम्बेड हो जाते हैं, अंदर जाके अटक जाते हैं. और सर्टोली सेल्स का काम क्या है? खाना पिलाना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना. तो वो उसको पूरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. और एक पर्टिकुलर टाइम पर ये स्पर्म्स बन के स्पर्मेटोजोआ बन के बाहर आ जाता है. ठीक है, ये एक हेल्दी स्पर्म ये रहा. उसके बाद कुछ थ्योरेटिकल लाइन है जो कहती है एनसीईआरटी, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं यार. तो स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन. वो स्पर्मेटोगोनिया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वहीं पे डिवाइड होते रहते हैं, मतलब अलग अलग डिवाइड होते रहते हैं. ठीक है, उसके बाद आता है जो फर्स्ट स्पर्मेटोसाइट है वो अंडरगो मियोसिस लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड. जो स्पर्मेटोगोनिया था वो 46 क्रोमोसोम डिप्लॉइड स्ट्रक्चर था. और जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर 23 क्रोमोसोम्स. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड म्योटिक डिवीजन हो जाता है, तो 4 स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं. स्पर्मेटिड्स वही सर्टोली सेल्स, मतलब जो हमें पूरे सर्टोली सेल से एम्बेडेड होकर जो निकले. अच्छा, ये दो डेफिनेशंस में इनमें ना बहुत लो कंफ्यूजन होती है, और यहाँ पे मैंने भी इसको गलत लिख रखा है, माफी चाहूंगा. ये स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, इसमें ना मेरे को भी बड़ी मतलब कंफ्यूजन रहती थी यार कि ये स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मिएशन क्या क्या होता है. क्वेश्चन में अक्सर गलत होता था. तो एक अच्छे से करेंगे आज. मैंने खूब पढ़ा, एक दिन लगा के इसको ही पढ़ा. तो चलो, स्पर्मेटिड्स बिकमिंग स्पर्मेटोजोआ. जब स्पर्मेटिड्स स्पर्मेटोजोआ बन जाते हैं तो उसको स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं. ठीक है, वहीं पे स्पर्म हेड जब सर्टोली सेल से निकलता है तो उसको स्पर्मिएशन कहते हैं. देखो यहाँ पे स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ है, जोआ, स्पर्मियो और स्पर्मेटोजोआ, तो यहाँ से आप लगा सकते हो. तो स्पर्मियो जहाँ पे स्पर्मेटोजोआ आएगा ओआ,
वहाँ पे स्पर्मियो वो मैच कर रहा है वैसे। और स्पर्म हेड एम्बेडेड इन सर्टोली सेल्स आर रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रोसेस, स्पर्मिएशन जब वो बाहर निकलते हैं, ठीक है। अगला आता है हमारा oogenesis, ठीक है। अच्छा, ये जो गेमेटोजेनेसिस होता है ये प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है ना। फीमेल्स के अंदर तो ये हमारा शुरू हो जाता है एम्ब्रियोजेनेसिस, मतलब जब एम्ब्रियो होता है ना फीटस तभी शुरू हो जाती है। तो ये रहा oogenesis। oogenesis कहाँ पे शुरू हो जाती है? फीटल लाइफ में, जब वो एम्ब्रियो होता है तभी oogenesis शुरू हो जाती है, और जब वो बर्थ लेती है, बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक, इस टाइम पे वो रेस्टिंग फेज के अंदर होता है, और इसी वजह से कई सारे एग्स डीजनरेट हो जाते हैं प्यूबर्टी तक आते आते, ठीक है। तो oogenesis initiates at embryo development. No more oogonia are formed after the birth. जब एक बार रुक गया तो उस टाइम पे रेस्टिंग स्टेज पे है, ठीक है। Cells start division and enter prophase 1 of the meiotic division and get temporarily arrested called primary oocyte। मतलब जब वो होता है तो प्राइमरी oocyte की फॉर्म में अरेस्ट हो जाता है। फिर जब वो प्राइमरी oocytes get surrounded by the layer of granulosa, इसको प्राइमरी फॉलिकल। अभी तक देखो सेकंड meiotic डिवीजन नहीं हुआ है, ठीक है ना, अभी वो ही चल रहा है पुराना वाला। सेकंड तो छोड़ो, मतलब फर्स्ट हो गया, सेकंड नहीं हुआ। सेकंड कब होता है? जब एम्पिलरी रीजन के अंदर एग आ जाता है, स्पर्म वहां से अंदर यूट्रस से सर्विक्स से एंटर कर रहा होता है। जैसे ही वो उससे टच हो जाता है, टच होने के बाद स्पर्म और एग जैसे ही मिलते हैं तब वो सेकंड मेयोटिक डिवीजन करता है, सेकंड पोलर बॉडी निकालता है और उसके साथ जाके मिक्स हो जाता है स्पर्म, ठीक है। तो ये मतलब थोड़ी ना, मतलब अक्सर रह जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, की पॉइंट वाली बात है। तो लास्ट नंबर ऑफ सेल डीजनरेट हो गए, पता है भैया। एट प्यूबर्टी 60,000 से 80,000 तक के फॉलिकल्स बचे रहते हैं। प्राइमरी फॉलिकल दैट सराउंडेड बाय और लेयर से हो जाता था, उसको प्राइमरी से सेकेंडरी oocyte कहने लगते हैं। फिर ये जो सेकेंडरी फॉलिकल या oocyte बना, ये टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और इसके अंदर एक एंट्रम कैविटी बन जाती है, ठीक है, फ्लूइड फिल कैविटी, जिसको एंट्रम कहते हैं। और ये जो टर्शरी फॉलिकल बना ना, इसकी मतलब आप कैसे पहचान सकते हो ये टर्शरी फॉलिकल है? इसके अंदर एंट्रम होगा। एंट्रम क्या होती है? हमारी फ्लूइड फिल कैविटी अगर प्रेजेंट है तो ये कौन सा है? टर्शरी है, टर्शरी फॉलिकल, ठीक है। इसके बाद ये थीका इंटरना और थीका, मतलब दो टाइप में हो जाता है। जब ये टर्शरी फॉलिकल बन जाता है तो लेयर्स बन जाती है, एक थीका इंटरना, इनर थीका इंटरना और आउटर थीका एक्सटर्नल, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी oocyte जो होता है टर्शरी फॉलिकल के अंदर ही ग्रो करता रहता है और फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन से सेकेंडरी oocyte बना देता है। फिर जो टर्शरी फॉलिकल है वो ग्रेफिन फॉलिकल में चेंज हो जाता है। तो सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स जोना पेलिसुडा, हमारी लेयर ग्रेफिन फॉलिकल मतलब टर्शरी फॉलिकल के बाद बनती है, ठीक है। तो एक ग्रेफिन फॉलिकल है, ये टूट जाता है और सेकेंडरी oocyte को या ओवम कह दो या एग कह दो रिलीज कर देता है, जो कि ओव्यूलेशन होता है। और फिर वहां से वो ऐसे करके हमारा मतलब यूट्रस की तरफ जाता है थ्रू फेलोपियन ट्यूब। अच्छा, कुछ चीजें जो स्पर्मेटोजेनेसिस की थी एनसीईआरटी में, तो मैंने वो लिख ली, एक बार पढ़ लेते हैं। So spermatogenesis starts at the age of puberty, हमें पता है, due to significant increase in कौन से हार्मोन? GnRH, gonadotropin releasing hormone. If you recall, the hypothalamus hormone, कौन सा है ये? हाइपोथैलेमस हार्मोन, ये हमारे 11th के अंदर आता है भैया, एंडोक्राइन में। तो कराएंगे सब कराएंगे यार। The increased level of GnRH act as anterior pituitary gland and stimulate secretion of two gonadotropins, कौन सा? LH और FSH। मतलब LH और FSH दोनों मेल के अंदर भी काम करते हैं। ये ना सोचे LH और FSH खाली फीमेल हार्मोन्स हैं, ये मेल हार्मोन्स भी हैं, ठीक है। अब इनके काम क्या? LH act as Leydig cells and stimulate synthesis and secretion of androgen। LH क्या बना देगा? एंड्रोजन, टन टन। और एंड्रोजन इन टर्न स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ये आगे क्या करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। और FSH acts on the Sertoli cells and stimulates secretion of some factors which help in the process of spermiogenesis। स्पर्मियोजेनेसिस क्या था भैया? रिकॉल करिए। स्पर्मियो क्या था? बोला, कमेंट सेक्शन में लिखो, भी पढ़ा है मैंने, मुझे तो याद है यार, ठीक है। अच्छा, स्पर्म के बारे में पढ़ते हैं। स्पर्म तो रही गया हमारा, बुरा मान जाएगा वरना, मतलब हमारा मतलब टॉपिक हमारा है, ठीक है। स्पर्म के अंदर
ये एक तो हेड पार्ट होता है, दिस इज हेड पार्ट, ये नेक पार्ट, ये मिडल पीस होती है और ये पूरी टेल होती है। मिडल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो इसका एनर्जी सोर्स होता है। ये हेड पार्ट होता है, आगे वाला पार्ट जो होता है एक्रोजोमल पार्ट होता है, ये एक्रोजोम होता है जो कि जब ये एग के पास जाता है तो जोनल पेलिसुडा को पेनिट्रेट करने के लिए इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, सर्टेन एंजाइम्स जो हेल्प करते हैं। ये न्यूक्लियस होता है, डीएनए मटेरियल, क्रोमोसोमल मटेरियल, सब कुछ। ठीक है, एक बार रीडिंग लगा लेते हैं। तो हेड, नेक, मिडल पीस और टेल, चार पार्ट हो गए, 1 2 3 4। द स्पर्मेट कंटेन्स एन इलैंगुएटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस, इसकी बात हो रही है ये भाई साहब। द एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाय कैप लाइक स्ट्रक्चर एक्रोजोम। देखो अच्छा हाँ, ये पूछ लेते हैं कि कैप लाइक स्ट्रक्चर कौन सा था। एक्रोजोम है ना, ये यार ये पूछ लेते हैं, फिल इन द मैचिंग में पूछते हैं। एक्रोसोम इज फिल्ड विद एंजाइम दैट हेल्प इन द फर्टिलाइज, वो मैंने बता दिया आपको। द मिडिल पीस माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एनर्जी देता है। अच्छा एक ये लाइन इंपॉर्टेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट लाइन होती है ना, स्टेटमेंट करेक्ट बतानी होती है तो उसके अंदर आ जाती है। द ह्यूमन मेल ejaculates about 2 to 300 million sperm during coitus, of which normal fertility, at least 60% of sperms must have normal shape and size, at least 40% of them must show vigorous motility। इसका मतलब कि ये जो 200 से 300 मिलियन है, इसके अंदर से 60% कैसे होते हैं, नॉर्मल होते हैं, काम वाले होते हैं, मतलब जो आपको फ्यूचर बनाएंगे वो वाले होते हैं बचवा। और इन 60% के अंदर से जो 40 होते हैं उनके अंदर विग्रेस बहुत तेज दौड़ते हैं, हुसैन बोल्ट भाई। ठीक है, ये इसके अंदर की बात है, ये बचे 40% की बात नहीं है, ये बताना तो बस। Secretion of epididymis, vast differential seminal vesicle and posterior are essential for the maturation motility of sperms। क्यों, फ्रक्टोज, कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम्स होते हैं, इस वजह से। The seminal plasma along with the sperm constitutes semen, and the function of male sex accessory ducts and glands are maintained by the testicular hormone androgen। So guys, हमारे ये भी खत्म। अब हम किस टॉपिक को शुरू करेंगे जिसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये डायरेक्टली हम एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी ने उसको बहुत प्यार से बताया है। The reproductive cycle in the female primates, monkey, apes and human being is called menstrual cycle। The first menstrual begins at the puberty, puberty पे स्टार्ट होता है, उसको क्या कहते हैं, मेनार्ज। जब ये मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल होना बंद हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, मीनो। इन ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल का इंटरवल कितना होता है, 28 से 29 दिन, मतलब अप्रॉक्स 1 मंथ, 1 महीने में एक बार आता है। साइकिल्स ऑफ द इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द वन साइकिल, वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड मेंस, मतलब एक साइकिल, जैसे फॉर एग्जांपल 14 है जून, ठीक है, 14 जून से 15 जून तक, 1 और जुलाई तक, ये 1 महीना हो गया। तो इस पूरे 1 महीने को यहाँ से साइकिल शुरू हुआ और फिर अगला साइकिल यहाँ पे शुरू हुआ, तो इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, मतलब एक डेट से दूसरी डेट तक। ठीक है, अब पहले ना इसका डायग्राम समझते हैं। एक बारी में एक ओवम रिलीज होता है, मतलब एक एग रिलीज होता है, स्पर्म की तरह नहीं, बहुत सारे। ठीक है, पहले डायग्राम समझते हैं फिर अपन लोग आगे करते हैं। डायग्राम में 4 फेज होते हैं। पहले तो मेंस्ट्रुएशन होता है, दूसरा जिसको ब्लीडिंग फेज भी कहा जाता है, दूसरा तो फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफेरेटिव फेज, मतलब ओव्यूलेशन से पहले वाला होता है, इसलिए इसको प्री ओव्यूलेटरी भी कहते हैं। और इसके अंदर एस्ट्रोजन बहुत हाई होता है, इसलिए इसको एस्ट्रोजेनिक फेज भी कहते हैं। उसके बाद आता है 15वें दिन ओव्यूलेशन हो जाता है, ओव्यूलेशन हो गया। ओव्यूलेशन के बाद के इसलिए पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज या प्रोजेस्ट्रोनिक फेज भी कहता है। क्यों, प्रोजेस्ट्रोन लेवल हाई है। ये देखो, ये ईस्ट्रोजन, इस वाले पे ईस्ट्रोजन आया, दूसरे मार्क कर देते हैं, ईस्ट्रोजन आया, यहाँ पे प्रोजेस्ट्रोन आया। इसको ल्यूटल फेज कहते हैं, सेक्रेटरी फेज। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ल्यूटस इसलिए क्योंकि कॉर्पस ल्यूटम डेवलप होता है। और आखिरी तक फिर न्यू साइकिल भी अगेन हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो ब्लीडिंग होती है अगेन स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अच्छा अब देखते देखो, शुरू में FSH और LH में थोड़ा होता है, लेकिन फॉलिकुलर फेज जब शुरू होने वाला था तो LH पीक पर होता है सबसे ज्यादा, और FSH उतना हाई नहीं होता। लेकिन क्वांटिटी देखो नॉर्मल दोनों की इंक्रीज हुई है, लेकिन ज्यादा किसकी इंक्रीज हुई है, LH की। और वहीं पे देखो जब हमारा ओव्यूलेशन होने वाला था तब ईस्ट्रोजन हाई हो गया, इसलिए इसको ईस्ट्रोजेनिक फेज भी कहते हैं। ठीक है, पहले ये फॉलिकल डेवलप हो रहा था, मैच्योर फॉलिकल बना, ओव्यूलेशन हुआ, बाहर आ गया, यहाँ से जो ये बचा हुआ था ये कॉर्पस ल्यूटम बनाने लगा,
अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं दिखाया गया, इसलिए ये डिजनरेट होना शुरू कर देगा, रिग्रेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं, एक ओवरव्यू डायग्राम से। One ovum is released ovulation during the middle of each of the cycle. The major events of the menstrual cycle are shown, हमने देख लिया है। The cycle starts with the menstrual phase, यहाँ से bleeding से शुरू होता है जो कि 3 से 5 दिन तक रहते हैं, depends on the woman। ठीक है, कई बार bleeding 2-3 दिन में भी खत्म हो जाती है, कई बार 1 वीक में भी खत्म होती है। The menstrual flow result in the breakdown of endometrial, हमने बात की थी ना endometrial wall के अंदर चेंजेस आते हैं यार, ये वही है, देखो ये हमारी endometrial wall है जिसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, ब्लड वेसल्स टू फॉर्म लिक्विड दैट कम्स फ्रॉम द थ्रू द वजाना, यहाँ से वजाना के थ्रू सारा जितना भी ब्लड क्लॉट्स वगैरह जो भी डेवलप हो जाता है सब एक्सक्रीट आउट या बाहर निकल जाता है। मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स इफ रिलीज ओवन इज नॉट फर्टिलाइज, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है जैसे कि मैंने कॉर्पस ल्यूटियम और बनने लगेगा, ठीक है, मतलब वो और मतलब डीजनरेट नहीं होगा, ठीक है, जब डीजनरेट नहीं होगा और एग भी यहीं पर है तो बाहर नहीं निकलेगा, और तो फिर क्या कहते हैं मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। जब तक एक लेडी प्रेग्नेंट रहती है उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल्स नहीं आते, दैट मींस 9 मंथ तक उसको जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आने चाहिए थे वो नहीं आते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलो, lack of the menstrual cycles may be indicative of the pregnancy, however it may also cause due to some underlying causes of stress, poor health। कई बार क्या होता है एंजाइटी, स्ट्रेस या तबीयत खराब जब होती है फीमेल्स की तो कई बार उनके पीरियड्स लेट हो जाते हैं या फिर पीरियड्स नहीं आते हैं। एक कंडीशन पीसीओडी होती है, उसके अंदर भी पीरियड्स इरेगुलर पीरियड्स आ जाते हैं, ठीक है, या पीरियड्स नहीं आते 2-3 महीने तक, तो ये चीज़ भी जरूरी नहीं, अगर पीरियड्स नहीं तो प्रेगनेंट ही है। यू कैन नॉट जज until you are having test। एलिसा आगे पढ़ेंगे अभी आगे। तो मेंस्ट्रुअल फेज इज आल्सो फॉलोड बाय फॉलिकुलर फेज, ये वाला हमारा मतलब प्री ओव्यूलेशनरी फेज, ओव्यूलेशन से पहले 13वें दिन होता है। ड्यूरिंग दिस फेज प्राइमरी फॉलिकल्स इन द ओवरी ग्रो बिकम अ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल एंड साइमल्टेनियसली द एंडोमेट्रियम रीजनरेट्स थ्रू प्रोलिफरेशन, मतलब जो एंडोमेट्रियम के अंदर नुकसान आया था, ब्लडिंग हुई थी, वो अपने आप को ठीक करने लगती है और जो फॉलिकल था वो ग्राफियन फॉलिकल बनने लगता है ना, मैच्योर फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। These changes in the ovary and the uterus are induced by the change in the level of pituitary and ovarian hormones। पिट्यूटरी हार्मोन्स और ओवेरियन हार्मोन्स एंडोक्राइन में पढ़े होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो हम फिर पढ़ाएंगे आपको, टिकट नहीं कीजिए। The secretion of LH, FSH increases gradually during the follicular phase and stimulate follicular development as well as the secretion of estrogen by the growing। ये देखो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है, ये भाई भैया जी काहे नहीं देखते हैं भाई, इधर देखिए इधर, ये वही चीज हम आपको बताया था ना, ये बतिया रहा है। LH and FSH attain peak at the middle of the cycle 14 day rapid secretion of LH leading to the maximum level। LH और हमने देखा ना, LH और FSH देखो ज्यादा था इस टाइम पे, अपनी अपनी पीक पे था, लेकिन ज्यादा कौन सा था, LH ज्यादा था, ठीक है। During the middle cycle the LH surge induces rupture of the graphene follicle thereby release of the ovum, ovulation हो जाता है, फिर वो वहां से फेमरी पकड़ लेती है और वो फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में ट्रेवल करता है। The remaining parts of the graphene follicle transform into corpus luteum, ठीक है। अगर और corpus luteum पता है प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, ये लाइन बहुत बढ़िया है। Corpus luteum secretes large amount of progesterone which is essential for the maintenance of endometrium। इसकी वजह से एंडोमेट्रियम जल्दी हील करती है, ठीक है। ये ब्लैक से कर देते हैं, वो दिख नहीं रहा था, ये मेरी एनसीईआरटी है, देख लो कितना पढ़ा है मैंने अपने बारे में, तुमको भी इससे ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। सच एन एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी। क्योंकि क्या होता है, जैसे एंडोमेट्रियम अगर रीजनरेट नहीं होगा, अगर बाई चांस फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो एम्ब्रियो कहाँ पे आके अटैच होता है, इम्प्लांट कहाँ पे करता है, एंडोमेट्रियम पे करता है। अगर एंडोमेट्रियम ही हील नहीं होगा, हेल्दी नहीं होगा, तो फिर एम्ब्रियो सही से इम्प्लांट नहीं हो पाएगा, जो कि आगे जाके प्रॉब्लम क्रॉस करता है, जिसकी वजह से फीमेल मतलब जो मदर होती है वो भी दिक्कत में आ सकती है, लाइक डेथ वाली दिक्कत आ सकती है ना। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स
ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप, मैंने बताया प्रेगनेंसी के टाइम पे सब बंद हो जाते हैं इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस। अगर फर्टिलाइजेशन जैसे कि इसमें नहीं हुआ था तो कॉर्पस ल्यूटेम डिजनरेट हो गए, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम की वापस ब्लीडिंग शुरू हो गई। और अगर 50 एज के आसपास मीनोपॉज होता है, मीनोपॉज मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का बंद होना, इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एक्सटेंड्स बिटवीन मेनार्च एंड मीनोपॉज, मतलब बीच के बाद है। अच्छा एक थोड़ा देख लेते हैं, ये जो लाइनें मैंने लिखी काम में आ जाएंगी। कॉर्पस ल्यूटम एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। गजब भाई गजब का कमाल बात कह रहे हैं, पूछ लेते हैं। ये टेम्पररी होता है क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद कॉर्पस ल्यूटम डिजनरेट हो जाता है, ठीक है। और ये खाली एचसीजी प्रेगनेंसी डिटेक्ट, एचसीजी होता है प्रेगनेंसी डिटेक्टिंग हार्मोन। जब हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो उसके अंदर क्या डिटेक्ट करते हैं, एचसीजी डिटेक्ट करते हैं। अगर यूरिन में एचसीजी दिखा रहा है मतलब वो फीमेल प्रेग्नेंट, मतलब हाई लेवल ऑफ एचसीजी, क्योंकि एचसीजी खाली प्रेगनेंसी के टाइम पे ही रिलीज होता है, जब भी आगे करेंगे तो पता चल जाएगा। एस्ट्रोजन ऑल्सो स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स ऑन द एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फ्लो। लार्ज नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स आर आल्सो प्रेजेंट। देखो एंडोमेट्रियम ब्लड फ्लो हो रहा है, अगर ल्यूकोसाइट्स नहीं होंगे तो फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव एरिया में इंफेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। इस वजह से ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। और डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम कॉजेज रैपिड फॉल इन एस्ट्रोजन, ये हमने देख लिया, जैसे डीजनरेट हुआ एकदम से एस्ट्रोजन यहाँ पे था नीचे आ गया। द एस्ट्रोजन कॉजेज डेवलपमेंट ऑफ बोथ एंडोमेट्रियम एंड मोनोमेट्रियम। समाप्तम एक, और हमारा टॉपिक समाप्त हो गया। हाँ तो गाइस हम शुरू करने वाले फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन से। फर्टिलाइजेशन क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर अगर ओवम और स्पर्म साइड बाय साइड, मतलब साइमल्टेनियसली ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं, ये फेलोपियन ट्यूब से और ये यूट्रस से तब। अगर ऐसा नहीं होता, इसी वजह से क्या होता है, हर पॉपुलेशन या कोइटस फर्टिलाइजेशन को लीड नहीं करता या प्रेगनेंसी को लीड नहीं करता। फ्यूजन ऑफ स्पर्म और ओवम को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। sperm comes in contact with the zona pellucida और उसको पेनिट्रेट करते विद द हेल्प ऑफ एक्रोसोमल मटेरियल जो भी होता है, दैट इंड्यूसेस चेंज इन द मेम्ब्रेन। जैसे ही हमारा एग है, ये स्पर्म अटैच हुआ तो जैसे ही होगा ना एकदम से यहाँ पे वॉल खड़ी कर देता है, ताकि जैसे ही अंदर आया बाकी जगह वॉल आ गई, ताकि और कोई एंटर नहीं कर सके, ठीक है। वेरी गुड। और मतलब सिक्रेशन ऑफ एक्सोम हेल्प इन दिस मोमेंटस हमने बता दिया, थ्रू दी ज़ोना पेरिसिडोर करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ मेयोटिक डिवीजन। देखो जैसे ही हुआ तब जाके सेकेंडरी साइड रिलीज हुआ पोलर बॉडी, उससे पहले नहीं होता जब तक स्पर्म अटैच ना हो उससे। लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इनहिबिट द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, हाई लेवल, मतलब ये की पॉइंट्स हैं, ये कई बार पूछ लेता है जब आप क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन के अंदर यूज होंगे कि लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इनहिबिट द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, अपने बाकी के हार्मोन्स रिलीज करने के लिए। हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन स्टिमुलेट्स दिस हाइपोथैलेमस, अगर एस्ट्रोजन ज्यादा है तो वो हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है कि और भेजना है नहीं भेजना है। कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सप्रेस हाइपोथैलेमस, और कॉर्टिकल रिएक्शन इज ट्रिगर्ड बाय CA2+। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, कई सारे ही क्वेश्चन में पूछा जाता है, एलन वालों खास करके तुम लोग ध्यान से सुनना, मतलब याद रखना, ठीक है। फर्टिलाइजेशन का आखिरी पॉइंट, दैट सेकंड मेयोटिक डिवीजन इज आल्सो अनइक्वल एंड गिव सेकंड पोलर बॉडी न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड ओवम फ्यूज टुगेदर। जैसे मतलब ये निकला हमारा एग, ये निकला, ये जैसे अंदर आया ये हुआ, इसने अपनी सेकंड पोलर बॉडी बना दी, ये इसका साइटोप्लाज्म आपस में मैच किया, फिर इनके अंदर जो न्यूक्लियस है, ये दो अलग अलग न्यूक्लियस है, ये दोनों मैच करेंगे तो मैच करके समाप्त एक जायगोट बन गया, ठीक है। अब हमारा फर्टिलाइजेशन तो हो गया, तो करेंगे इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बारे में क्या, मियोटिक डिवीजन वहीं से, जैसे ही उसने जायगोट आपस में हुए वहीं से माइटोटिक डिवीजन शुरू हो जाता है, मतलब ओविडक्ट के अंदर माइटोटिक डिवीजन हो रहा होता है, मतलब 2 से 4, 4 से 6, 8 से 16 ऐसे करके। Mitotic division start as the zygote move through the isthmus to the oviduct called cleavage towards the uterus, मतलब cleavage मतलब टूट रहा होता है, having forming 2, 4, 8, 16 daughter cells called blastomeres बनाता है, और
द एम्ब्रियो विद इन द 8 to 16 को हम क्या कहते हैं, मोरल, जिसको मलबेरी भी कहते हैं, मतलब मलबेरी शेप में होता है थोड़ा। The blastomeres in blastocysts are arranged in outer layer called trophoblast and inner cell group get attached to the top। जैसे ये अटैच होता रहता है, ऐसे होता है पहले तो, ठीक है। जब ऐसे ऐसे टुकड़े होते हैं तो ये फिर इनका जो एक सारा मास है ना, ये अलग होने लगता है, इसको इनर सेल मास कहते हैं। तो यहाँ पे एक कैविटी छूटने लगती है। फिर ये जो होता है ये 2 लेयर में चेंज होने लगता है। वो 2 लेयर्स कौन सी होती है, एंडो और एक्टो। एंडो कौन सी होती है, इनर, एक्टो कौन सी होती है, आउटर, ठीक है। इनके बीच में फिर निकलती है मीजो, क्या। So trophoblast will get attached to the endometrium and the inner cell mass gets differentiated as the embryo. After the attachment, uterine cell divides and comes into blastocyst, that is it's get, मतलब क्या होता है, जैसे ये है, ये हमारा ज़ाइगोट है, ये हमारी वो वॉल है, एंडोमेट्रियम की वॉल, ठीक है। ये इस पे आके रहता है, तो इसके अंदर ये एंजाइम सिक्रीट करता है जो उसकी वॉल्स को खाना शुरू कर देता है, खाना शुरू कर देता है और उसको इंजेस्ट करता है और ऐसे करके दब जाते हैं। जैसे ही अंदर आया, एंडोमेट्रियम वापस से रिकवर होती है, ऊपर से ऐसे नहीं है, ये अंदर आ गया, ये ऐसा आ गया, अब ये साइड से एंडोमेट्रियम जो ये रिकवर करने लग गए, तो ये ऐसे करके यूं हो जाती है। इस वजह से जो ये जाइगोट है ये एम्बेड हो जाता है अंदर, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ थ्री लेयर्स, जो 3 जर्म लेयर्स होती है, एंडो, मीजो और एक्टो, किस में बनती हैं, ग्लैस्टुलर स्टेज में बनती हैं। और एक बनती है अर्केंटेरोन कैविटी, वो भी ग्लास्टुला में ही बनती है। उसके बाद जो ग्लास्टुलर स्टेज होती है उसके अंदर मूवमेंट कैसी होती है, मॉर्फोजेन मूवमेंट होती है, मॉर्फोजेनिक मूवमेंट। ग्लास्टुलर स्टेज के अंदर ही क्लेवेज डिवीजन स्लो हो जाता है। मतलब ग्लास्टुलर स्टेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनसे क्वेश्चन बन सकता है। जो एमनियन कैविटी होती है वो एक्टो, मीजोडर्मल ओरिजिन की होती है, और ये जो हमारी 3 लेयर्स बनती है, एक्टो, मीजो और एंडो, यही आगे जाके ऑर्गन्स को बनाती है, ठीक है। जैसे लाइक हार्ट किससे बनता है, मीजोडर्मल ओरिजिन होता है, मीजोडर्म लेयर से बनता है वैसे। तो ये एक नॉर्मल सी चीज है कि सिमगैमी मतलब जो है ब्लड स्ट्रक्चर उनका मिलना, फिर प्लाज्मागैमी मतलब हमने पढ़ा था कल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, प्लाज्मागैमी मतलब साइटोप्लाज्म का मिलना, कैरियोगैमी मतलब न्यूक्लियस का मिलना, फिर एम्पिटेशन हो जाता है मतलब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट। ये हमारा एक और टॉपिक समाप्त। प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में फिंगर लेग प्रोजेक्शन अकर होती है, जिसकी वजह से टोपोब्लास्ट के ऊपर आ जाए, जिसको कोरोनिक विलाई कहते हैं। इट इज लाइक दिस, फॉर एग्जांपल ये हमारी वॉल है, ये हमारा एम्ब्रियोस के अंदर एम्बेडेड है, ये ऐसे निकलती रहती है कोरियोनिक विलाई। ये कोरियोनिक विलाई जो फीटस और इनके बीच में एक रिलेशनशिप बना देती है, और जो ये करते हैं प्लेसेंटा बनाती है आगे जाकर। क्या बनाती है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा प्रेगनेंसी में ही बनता है खाली, और जो हार्मोन्स रिलीज करता है प्रेगनेंसी में ही रिलीज करता है, अभी बताता है कौन से। तो देखते हैं, कैरियोनिक विलाई यूट्राइन टिश्यू बिकम इंटरडिजिटेटेड विद ईच अदर एंड फॉर्म अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड द मैटरनल बॉडी, मतलब मम्मा। क्या बनाते हैं, इसको कहते हैं प्लेसेंटा। The placenta facilitate the supply of oxygen, nutrients to the embryo and also remove the carbon, मतलब एक्सक्रीशन का काम करता है, और जो भी मतलब फीटस को चाहिए खाने पीने के लिए सामान, ऑक्सीजन वगैरह, न्यूट्रिएंट्स, वो सब प्लेसेंटा के थ्रू ही जाता है। प्लेसेंटा इज लाइक अ बॉडीगार्ड, कौन आ रहा है कौन जा रहा है सब ध्यान रखता है, ठीक है। प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड। अब प्लेसेंटा आल्सो एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि हार्मोन्स रिलीज करता है। कौन सा हार्मोन्स, ह्यूमन कैरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स, HCG, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टो और लैक्टोजन, HPL, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और कुछ एक्सेट्रा। हार्मोन रिलैक्सिन जो होता है वो ओवेरियन हार्मोन होता है, ओवरीज से रिलीज होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो HCG है, HCG, HPL और रिलैक्सिन, ये खाली प्रेगनेंसी के अंदर रिलीज होता है, और यही 3 हार्मोन्स होते हैं जो मतलब HCG खास करके, जो कि बताता है कि मतलब फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं है। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन आर इंक्रीज, मतलब जब प्रेगनेंसी होती है तो उस टाइम पे ना मैटरनल ब्लड के अंदर आप इनका चेकअप कराओगे तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल होता है, मतलब नॉर्मल जितने होने चाहिए उससे ज़्यादा हाई होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि मेटाबॉलिक यार एक बॉडी दो जान संभाली, एक तो अपनी और एक जो उनके पास जो बेबी है, जो फीटस है उसकी, तो ऑब्वियसली उसको ज़्यादा हार्मोन चाहिए ताकि वो उसका भी ख्याल रख सके और अपनी बॉडी का भी ख्याल रख सके।
क्योंकि एक बॉडी एक्सक्रीशन डबल कर रही है, न्यूट्रिशन डबल कर रही है, सर्कुलेशन डबल कर रही है, ऑक्सीजन डबल कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड डबल कर रही है, तो जरूरत है बॉडी को, ठीक है, वही चीज उन्होंने कही है। फिर आफ्टर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो डिफरेंशिएट इनटू आउटर एक्टोलेयर, एक्टोडर्म, और इनर लेयर किसको, एंडोडर्म, और बिटवीन देम क्या होता है, म्यूजोडर्म, जो भी मैंने आपको बताया। स्टेम सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स क्या होते हैं, कई बार जैसे अगर फीमेल को दिक्कत होती है, कोई फीमेल बॉडी है, मेटर्नल है, मम्मी को कोई दिक्कत हो रही है, तो क्या करते हैं, जो बेबी उनके पेट में होता है, टमी में, वो बेबी स्टेम सेल्स भेजता है, ताकि मतलब जो मम्मी को दिक्कत है, मतलब मदर को जो दिक्कत है, वो उस चीज को मदर ठीक कर सके अपनी प्रॉब्लम को, ठीक है। अच्छा, ये आता है, इसमें भी कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने उसको डायरेक्टली ऐसे ही लिख दिया यार कि आफ्टर 1 मंथ प्रेगनेंसी की 1 महीने बाद हमें दिल दिखता है, और यही दिल होता है जो पहला एक निशान होता है कि फीटस जिंदा है या ग्रो कर रहा है, लिविंग है, ठीक है। सेकेंड मंथ के 3 हफ्ते के बाद हमें क्या दिखता है, फीटस के लिम्स और डिजिट्स, डिजिट्स मतलब उंगलियां डेवलप होनी शुरू हुई। बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर या 12 वीक्स या फिर 3 महीने कह लो, क्या होता है, मेजर ऑर्गन्स बनने शुरू हो जाते हैं या बन चुके होते हैं। 5वें महीने की आखिरी में क्या होता है, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस, मूवमेंट मतलब फीटस ऐसे कहते हैं ना कि लात मारा, वो फीटस का मूवमेंट थोड़ा अपीयर होता है, और आप उसके हेयर्स को भी ऑब्जर्व कर सकते हो। उसके बाद बाय द एंड ऑफ 24 वीक्स या तो सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब 6 महीने बाद बॉडी गेट्स कवर्ड विद द फाइन हेयर्स, आईलाइट्स बन जाती हैं, आईलैशेस बन जाते हैं, ठीक है। अब आखिरी टॉपिक पार्चुरेशन और लैक्टेशन। पार्चुरेशन में क्या होता है, एवरेज मतलब पार्चुरेशन इज लाइक डिलीवरिंग अ बेबी। 9 महीने 9 मंथ के बाद गेस्ट्रेशन पीरियड खत्म हो जाता है। जो गेस्ट्रेशन पीरियड होता है ना 9 महीने का, उसको कहते हैं गेस्ट्रेशन पीरियड, प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक का। प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग बेबी इज कॉल्ड पार्चुरेशन। पार्चुरेशन इंड्यूस्ड बाय द न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं भैया। सिग्नल ओरिजिनेट फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा, दोनों मिलके सिग्नल भेजते हैं, कोई एक ने, ठीक है, जिसकी वजह से माइल्ड यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं और फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स ट्रिगर होने लगता है, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज होता है। जितना ज़्यादा ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज होगा उतना ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन मायोमेट्रियम में बिल्डअप होते हैं। जितने ज़्यादा होते हैं उसकी वजह से और मतलब लेवल ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज इंक्रीज होने लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन बढ़ते हैं और एट लास्ट कॉन्ट्रैक्शन जब यूट्रस में बढ़ने लगेंगे मायोमेट्रियम के अंदर, तो बेबी बर्थ कनाल से बाहर आ जाता है और डिलीवर हो जाता है। तो स्टेप्स ऑफ पार्चुरेशन क्या है, डायलेशन ऑफ सर्विक्स, पहले सर्विक्स डायलेट होगी, प्लेसेंटा डिसॉल्व हो जाएगा और बेबी बाहर आ जाएगा। ड्यूरिंग द लास्ट ट्राइमेस्टर बिकम्स मोर एक्साइटेबल एंड माई कॉन्ट्रैक्शन आर एक्सपीरियंस। इन कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं ब्रिक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। मतलब कभी पूछ ले तो भैया बता दें, हम एनसीईआरटी में नहीं है वैसे, लेकिन हम बता दें, हम ज्ञान पहले हैं तुमको आज, ज्ञान तो वैसे ही पहले बाहर एनसीईआरटी के बाहर का ज्ञान पहले। चलो, मेमोरी ग्लैंड स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग मिल्क टूवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। जैसे प्रेगनेंसी खत्म हो जाएगी तभी मेमोरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, मिल्क प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, लैक्टेशन वो जो मिल्क होता है ना, कहते हैं ना, जैसे आपने एडवर्टीजमेंट भी देखा होगा कि शुरुआत का दूध पिलाया जाए बच्चे को, उससे क्या होता है, जो शुरुआत का जो मिल्क प्रोड्यूस करती है फीमेल बॉडी, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉम होता है। कोलेस्ट्रॉम क्या होता है, कोलेस्ट्रॉम के अंदर एंटीबॉडीज होती है, IgA इम्यूनोग्लोबिन A एंटीबॉडीज होती है। बेबी नया नया उसके पास दुनिया से लड़ने के लिए ताकत नहीं, तो उसके पास तब माँ होती है। माँ क्या करती है, माँ उसको ताकत देती है दुनिया से लड़ने के लिए, जो जर्म्स हैं, ताकि वो उन पर अटैक ना कर सके, उस चीज़ की उससे ताकत मिलती है बेबी को माँ से, ठीक है। तो भैया मम्मी लोग की इज्जत करा करो, माँ बहुत शुरू से ख्याल रखती है। जब तुम एम्ब्रियो होते हो, फीटस होते हो, तब ध्यान रखती है। जब तुम बाहर आ जाते हो टमी से, ठीक है, तब तुम्हारा ध्यान रखती है, और माँ आखिरी तक तुम्हारा ध्यान रखती है। तो गाइस, रिस्पेक्ट योर मदर्स एंड ऑब्वियसली फादर्स टू, बट मदर्स, ओके। और प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटॉक्सिन में एक डिफरेंस, प्रोलैक्टिन क्या रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क बायोसिंथेसिस, मतलब मिल्क बनाता है, और ऑक्सीटॉक्सिन क्या कहते हैं, मिल्क इजेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। सो हमारा ये चैप्टर खत्म। सो गाइस, अब हम शुरू करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, अब दूसरा चैप्टर, इसको जल्दी जल्दी निपटाते, क्योंकि उसके अंदर की पॉइंट्स है जो पढ़ने हैं, सब कुछ नहीं पढ़ेंगे। एनसीईआरटी मैंने अपनी डाल दी है, वही चीज़ अंडरलाइन करो और वही चीज़ पढ़ो खाली, ठीक है। पहला पेज एनसीईआरटी का,
मतलब इस चैप्टर का। तो वो कहता है कि WHO रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अवेयर करती है, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक तरीके का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर, सोशल, उन्हीं में से एक होता है। तो इंसान को रिप्रोडक्टिव हेल्थ ही रहना चाहिए। उसके बाद इंडिया इज अमंग द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड इनिशिएट द एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम एट द नेशनल लेवल टू अटेन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मतलब इंडिया ने शुरुआत करी थी इन 1951। डेट्स आर इंपॉर्टेंट गाइस इन दिस सेक्टर, ओके। किस चीज़ के लिए? फैमिली प्लानिंग के लिए, क्योंकि शुरू से एज यू नो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उस टाइम से ही शुरू हो रही है फैमिली प्लानिंग, बहुत टाइम से। तो उस टाइम पे कुछ नारे भी निकले थे जो आपने देखो, हम दो हमारे दो, इस टाइप के, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव चाइल्ड केयर हेल्थ केयर एग्ज़ाम भी शुरू किया इंडिया ने, ताकि जो बच्चे मतलब रिप्रोडक्टिवली ठीक नहीं है या जिनको कोई दिक्कत है उनके ऊपर ध्यान दिया जा सके। उसके बाद इंडिया के अंदर एमनियोसिंथेसिस बैन कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि इंडिया के अंदर फीमेल जेनोसाइड्स होने लगे थे। जेनोसाइड मतलब फीमेल जो बेबी जैसे होते थे, तो कई बार पुराने ज़माने में या अब भी कहीं देखा जाता है गांव देहातों में, अगर बेटी होती है तो उसको मार दिया जाता है, मतलब उसको इतना मान्य नहीं दिए जाते, जबकि हमें पता है कि फीमेल कितनी पावरफुल होती है। सो रिस्पेक्ट फीमेल्स, ओके। तो स्टैट्यूटरी बैन ऑन द एमनियोसेंसिस फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन। एमनियोसेंसिस से क्या होता है? एमनियोसेंसिस वो प्लेसेंटा के अंदर एक निडल डालते हैं, वहाँ से एमनियोटिक फ्लूइड निकाल जाते हैं, फिर वो एमनियोटिक फ्लूइड के ऊपर टेस्ट होता है और क्रोमोसोम के नंबर से पता चल जाता है कि मेल है या फीमेल है। पहले मतलब एमनियोसेंसिस का ये एक गलत फायदा उठाया जा रहा है, जबकि एमनियोसेंसिस किस लिए इस्तेमाल होता था कि कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, हीमोफीलिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, कोई और ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बेबी को कि उसको मतलब बाद में जब बर्थ हो जाए तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगे। ऐसा सच कोई दिक्कत तो नहीं, इस वजह से एमनियोसेंसिस होता, लेकिन लोगों ने गलत फायदा उठाया। चलो ठीक है। फिर रिसर्च ऑन द वेरियस रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एरियाज आर एनकरेज एंड सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज टू फाइंड आउट न्यू मेथड्स और इम्प्रूव अपॉन द एग्जिस्टेंस वन। इसके अंदर क्या बताया? एक सहेली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, किस चीज़ के लिए? बर्थ कंट्रोल करने के लिए फीमेल्स लेते हैं, ठीक है। किसके द्वारा डेवलप की गई थी? इट वाज डेवलप्ड बाय द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ। इम्पोर्टेंट बोले तो इम्पोर्टेंट, ठीक है। सॉरी, ठीक है। स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल क्या कहते हैं? द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वाज अराउंड 2 बिलियन 1980 के अंदर एकदम से 6 बिलियन 2000 में, मतलब 100 सालों के अंदर 6 बिलियन, 4 बिलियन लोग इंक्रीज हो गए, बहुत मायने रखते हैं। और 2011 के अंदर 7 मतलब एक साल के अंदर 1.2 बिलियन इंक्रीज हो गए। तो जिस हिसाब से बढ़ने लगी, तो इंडिया में ऑब्वियसली 7 लार्जेस्ट कंट्री है, लेकिन फिर भी जगह कम है इतने सारे लोगों के लिए, और इस टाइम पे तो और ज़्यादा, मतलब जापान से सेकंड पॉपुलेटेड कंट्री में आता है। तो 350 मिलियंस एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस रीच द क्लोज बिलियंस बाय 2000, मतलब जो इंडिपेंडेंस पे 350 मिलियन थे वो बिलियंस पे पहुंचने लग गए 2000 के अंदर। तो इस वजह से कई सारी चीज़ें निकाली गई। इसमें क्या हुआ? मोर्टेलिटी रेट डिक्लाइन होने लगा, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब जो डेथ रेट था वो कम होने लगा, और लोग जीना ज़्यादा शुरू कर दिए। ये अच्छी बात है, लेकिन बिलियंस स्ट्राइक कर रहा है यार, तो भगवान भरोसे। तो एज वेल एज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पेरेंट्स रिप्रोडक्टिबल एज एज रीजन, मतलब वही चीज़ों में नहीं हुआ। थ्रू आर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड केयर प्रोग्राम, though we could bring down the population growth rate, it was only marginal. According to 2011 census report, population growth rate was less than 2%, that is 20,000 years, not 20/1000/years, a rate at which population should increase rapidly. मतलब उन्होंने बताया उस टाइम पे सेंसस रिपोर्ट के हिसाब से कि आने वाले सालों में बहुत तेज़ी से इंक्रीज होगी पॉपुलेशन। जो मैंने आपको बताया, हम दो हमारे दो, ऐसे करके नारे निकाले गए ताकि जागरूकता फैले लोगों में और लोग थोड़े ध्यान रखें। पुराने ज़माने में क्या होता था, 8-8 10-10 बच्चे होते थे, तो उनके ऊपर है, समझ जाओ बस भाई, सब ध्यान रखना, हम दो हमारे दो, ठीक है। सैचुरेटेड रेसिंग एट द मार्जिनल एज ऑफ द फीमेल 18, मतलब उन्होंने डिसाइड करा कि फीमेल्स के लिए 18 और मेल्स के लिए 21, लेकिन अभी शायद बढ़ चुकी है, मेल्स के लिए शायद 24 है
और फीमेल्स के लिए 21 है मैरिज की एज। इससे पहले मैरिज नहीं करनी चाहिए, इट इज इलीगल। एंड आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी, मतलब अब ये बता रहे कॉन्ट्रासेप्टिव कैसे होने चाहिए, कॉन्ट्रासेप्टिव कैसे होने चाहिए। आइडियल मतलब यूजर फ्रेंडली होने चाहिए, आसानी से मिल जाए, कोई नुकसान ना हो, कम से कम साइड इफेक्ट हो या ना हो, है ना, नो लीस्ट साइड इफेक्ट, इट शुड बी इन इंटरफेयर, मतलब और ये किसी की भी पर्सनली सेक्सुअल ड्राइव को इंटरफेयर या नुकसान ना दे, ठीक है। द डिजायर और द सेक्सुअल एक्ट, मतलब वही चीज़ की उसकी सेक्सुअल इंटरेक्शन या उसकी सेक्सुअल ड्राइव सेक्स लाइफ को इंटरफेयर उसको खराब ना करे, ऐसी होनी चाहिए कॉन्ट्रासेप्टिव। तो इस वजह से वाइड रेंज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर प्रेजेंट अवेलेबल विच कुड ब्रॉडली ग्रुप इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। कौन सी कैटेगरीज? बैरियर, नेचुरल, यूआईयूडीज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंजेक्टेबल, इम्प्लांट्स और सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड्स, परमानेंट मेथड जो तो पहले नेचुरल से शुरू करते हैं। नेचुरल मेथड होता है पीरियोडिक, पहला आता है पीरियोडिक एब्सटेंसेस, मतलब is one such method in which couples avoid abstaining coitus from days 10 to day 17। इस बार इसकी क्यों खत्म करते हैं, मतलब 10वें से लेकर 17वें दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि इस टाइम पे ओव्यूलेशन हो रहा होता है। ओव्यूलेशन 15 पे होता है, तो 10 से लेकर 17 इसके बीच में नहीं करते हैं, क्योंकि प्रेग्नेंट होने के चांसेस सबसे ज्यादा इस टाइम पीरियड पे होते हैं। The menstrual cycle when ovulation could be accepted, वही चीज। उसके बाद आता है withdrawal और coitus interrupt। It is a method in which male partner withdraws his penis from the vagina just before the ejaculation so as to avoid insemination। तीसरा आता है lactational amenorrhea in the absence of menstruation। क्या होता है, जैसे जब लैक्टेशन हो रही होती है प्रेगनेंसी के बाद, जब तक लैक्टेशन हो रही होती है तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, तो उस टाइम पे अगर कोइटस होता है तो ओव्यूलेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन इन सब के मतलब चांसेस कम है, ठीक है, 100% नहीं है। लेकिन इनके साइड इफेक्ट्स नील होते हैं, साइड इफेक्ट्स कुछ नहीं है, लेकिन चांसेस ये होता है फेल कर सकते हैं, चांसेस ऑफ फेलियर थ्रू दिस मेथड आर आल्सो हाई। फिर आता है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड्स लाइक स्पर्म और ओवम को एक दूसरे फिजिकली मीट करने से रोकते हैं। इसमें कैसे फीमेल और मेल कॉन्डम्स आते हैं। आर द बैरियर मेड ऑफ थिन रबर latex sheet that are used to cover the penis in the male and the vagina and the cervix in the female just before the coitus so that ejaculatory semen should, मतलब वो आपस में फिजिकली मीट ना कर सके, तो फिजिकली मीट नहीं कर पाएंगे तो वो आगे इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास उसके कुछ नाम दे दिए हैं। कौन सा नाम? निरोध इज अ कॉन्डम, तो इसको कोई और कॉन्ट्रासेप्टिव से रिलेट मत करना। देखो, यूज ऑफ कॉन्डम्स हैज इंक्रीज इन रिसेंट ड्यू टू ट्रेडिशन, मतलब इजीली अवेलेबल होता है, साइड इफेक्ट्स नहीं है इस वजह से। लेकिन लाइक इसके भी फेलियर चांसेस हैं, जितने नेचुरल के उतने नहीं, लेकिन हैं, ठीक है। और ये किससे बताता है? कॉन्ट्रासेप्टिव, लाइक हमें सेक्सुअल डिजीज से बताता है, STI और एड्स वगैरह जैसी खतरनाक डिजीज से बताता है, कोई नहीं चाहता कि उसको किसी को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं डायफ्राम्स, सर्विकल कैप्स और बॉल्स। ये क्या होता है? आर ऑल्सो बैरियर मेथड्स होते हैं, ये रबर से बने होते हैं, दैट आर इंसर्टेड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ताकि वो ऑब्वियसली फिजिकल मीटिंग ना हो। और ये रीयूजेबल होते हैं, स्पर्म्स आर नॉट रीयूजेबल, और प्लीज डोंट, स्पर्म्स आर नॉट रीयूजेबल, ठीक है। और यहाँ पे डायफ्राम, सर्विकल कैप्स एंड बॉल्स आर रीयूजेबल। और कुछ आते हैं स्पर्मेटल क्रीम्स और जेलीज आती है, जो क्या करती है, मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी इंक्रीज कर देती है। उनकी वजह से क्या होता है, जो स्पर्म की मोर्टेलिटी रेट होता है ना, वो कम हो जाता है। जब तक स्पर्म एग के पास पहुंचता है वो बिल्कुल ऐसे हो जाता है, मतलब यू कैन से मैक्सिममली इंजर्ड हो जाता है, हेल्दी नहीं रहता। तो अगला आता है हमारे पास इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस। लेकिन इसके अंदर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इसके अंदर आपको बता देगा नेम द इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस, या नेम द कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, या हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, तो ऐसे करके आते हैं। तो हार्मोन रिलीजिंग कौन सी होती है? हमारे पास प्रोजेस्टेरोन और LMG20। उसके बाद कॉपर रिलीजिंग कौन सी होती है? CUT, CU7, और मल्टी लोड भी है। अक्सर मल्टी लोड लोग भूल जाते हैं। मल्टी लोड कौन सी? कॉपर रिलीजिंग। और नॉन मेडिकेटेड होती है लिपोलोड्स, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है।
चलिए आगे आते हैं, उसके बाद इम्प्लांट्स आते हैं। इम्प्लांटेशन क्या होता है, जब तक इम्प्लांट्स लगे होते हैं तो स्पर्म के लिए जगह फेवरेबल नहीं रहती है, जिसकी वजह से वो आगे जाके दिक्कत करते हैं, स्पर्म हेल्दी नहीं रह पाता है जब तक एग के पास पहुंचता है, इसकी वजह से वो फर्टिलाइज नहीं हो पाता है। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, द स्मॉल डोज ऑफ इधर प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन इज अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज्ड बाय फीमेल्स। इससे क्या होता है, ऑब्वियसली बॉडी के हार्मोन्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। हमें ये पता है फर्टिलाइजेशन के लिए या फिर हम कहें प्रेगनेंसी के लिए हार्मोन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल खड़ा करते हैं, क्योंकि उस टाइम पर बॉडी को सपोर्ट होती है हार्मोन्स की। अगर हार्मोन लेवल ही अप एंड डाउन हो जाएगा तो फिर फर्टिलाइजेशन या फिर प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसी वजह से पिल्स आती हैं, पिल्स लाइक ओरल पिल्स आप लोग विद इन दी 7 लाइक इनका गैप होता है 21 दिन के पीरियड के लिए होते हैं, 7 डेज के गैप में लेनी होती है। इसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल ऊपर नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन या इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। एक फेमस पिल का नाम है सहेली। ठीक है, अभी आते हैं परमानेंट मेथड्स। परमानेंट मेथड्स होते हैं एक तो हमारा वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी के अंदर क्या होता है, फिलिपिन ट्यूब्स काट दी जाती हैं, और वेसेक्टोमी के अंदर क्या होता है, ये वास डिफरेंस काट दिया। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूँ, क्या होता है वास डिफरेंस के अंदर स्पर्म्स होते हैं, तो कई बार क्या होता है वेसेक्टोमी होने के बाद भी फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है उस मेल से जिसने वेसेक्टोमी करा दी है, क्योंकि वेसेक्टो मतलब एक पर्टिकुलर टाइम तक जो स्पर्म इसके अंदर स्टोर हैं वो तो काम करेंगे ना। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि वेसेक्टोमी के बाद भी प्रेग्नेंट, लेकिन वो इट इज़ लाइक 1 और 2 ओनली। आफ्टर दैट ये यहाँ पे जो नए स्पर्म्स बन रहे हैं वो यहाँ पे पहुँचेंगे नहीं, तो फिर उसके बाद वो चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं है, फीमेल में ओवरी मतलब ओवन कभी पहुँचेगा ही नहीं, तो फीमेल ये परमानेंट ही रहता है। वही चीज़ जो मतलब वेसेक्टोमी के बारे में बताया गया है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एमटीबी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब कौन से साल तक मतलब कितने महीने तक करवा सकते हैं और किसके थ्रू करवाते हैं। देखो कई एथिकली, रिलीजली, इमोशनली ये कई बार टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ठीक नहीं होती, मतलब लोग इसके लिए विरोध करते हैं कि यार क्यों हो रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक मदर है, उसके बेबी को कोई डिजीज़ है जिसकी वजह से अगर लाइक जब वो डिलीवरी हो रही होगी बेबी की, तो मदर की लाइफ खतरे में है, तो उस टाइम पे मेडिकल टर्मिनेशन हो सकता है, और वो किसी एरे गैरे के थ्रू नहीं, मतलब नॉलेजेबल डॉक्टर्स के थ्रू हो सकता है जिसके साथ एजुकेटेड और प्रोफेशनल नर्सेज हों। अगर वो सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद क्योंकि रिस्क होता है, तो उसके बाद कम से कम 2 डॉक्टर्स की लिस्ट होनी चाहिए पूरी जिन्होंने अप्रूवल दिया हो। वही चीज़ ये कहते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर अप टू प्रेगनेंसी ठीक है, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद रिस्कियर होती है, और अनक्वालिफाइड क्वैक्स मतलब झल्ली छाप जो होते हैं उनके बारे में कहा गया। ठीक है, गवर्नमेंट ने किस टाइम कौन से साल में किया था, 1971 में। ये इसलिए बंद कर दी क्योंकि फीमेल जेनोसाइड हो रही थी, फीमेल फीटस जो होते थे उनको मार दिया जा रहा था। STI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन कौन सी होती है, गोनोरिया, साइफिल्स, जेनिटल हार्पीज, क्लैमिडाइसिस, जेनिटल वॉर्स्ट, ट्राइकोमोनास, हेपेटाइटिस बी और HIV एड्स, ये सारी हमारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं। ठीक है, इनके बारे में हम और ज़्यादा पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव ह्यूमन हेल्थ वाले चैप्टर में। एक ओवरव्यू है। हेपेटाइटिस बी एंड HIV कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग द इंजेक्शन लाइक ब्लड। फॉर एग्जाम्पल एक कोई पर्सन है, उसको HIV है और उसके निजल मेरे अंदर में एक हेल्दी पर्सन है मेरे अंदर, तो हमारा ब्लड एक्सचेंज हुआ जिसकी वजह से वो बीमारी मेरे को हो सकती है। Except for hepatitis B, genital herpes and HIV infection, other diseases are completely curable. These are not curable. And guys, if I need to tell you, I don't know you know or not, HIV/AIDS can lead to death. क्योंकि बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम खराब कर देता है एड्स। ठीक है, early symptoms of these are minor, including itching, fluid discharge like pain, swelling, etc. into the genital region। और कई बार क्या होता है ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं फीमेल्स के अंदर, जिसकी वजह से डिटेक्टेड अर्ली एज में नहीं हो पाता,
और लास्ट स्टेज या जब लेटर एज में होता है तो वो दिक्कत दे होता है फॉर फीमेल्स या मेल्स, मतलब लोगों के लिए। इनके और सिम्टम्स क्या है जब और कॉम्प्लिकेटेड मतलब जब वो लेटर एज में आता है तो पेल्विक इन्फ्लेमेशन डिजीजेस, अबॉर्शन, स्टिल बर्थ्स, यहाँ तक कि आप अपनी सेक्सुअल ड्राइव भी खो सकते हो। और ये ज़्यादातर कॉमन कौन सी एज में होता है? 15 से 24। तो भाइयों और बहनों ध्यान दें, ख्याल रखें। Avoid sex with the unknown partners or multiple partners. Always try to use condoms during the coitus. In case of doubt, one should go to the qualified doctor for the early detection. ठीक है। अच्छा, ये कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ। जो गोनोरिया है ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। मतलब पूछ लेते हैं नेम दी बैक्टीरियल डिजीजेस और बैक्टीरियल एसटीआई। जेनेटल हार्पिस वायरल होती है और जेनेटल वॉर्ट्स इज ऑल्सो वायरल डिजीज है। ठीक है। साइफिल्स इज बैक्टीरियल, ट्राइकोमोनासिस इज प्रोटोजोन एंड क्लैमिडोमाइसिस इज बैक्टीरिया। तो ये लिख लेना यार, क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से लिख के बता दिया। तो जब फर्टिलिटी होती, इनफर्टिलिटी फॉर एग्जांपल मेल और फीमेल इनफर्टाइल है तो उनके लिए कुछ साइंटिस्ट ने, हमारे अच्छे साइंटिस्ट ने चीज़ें निकाली ताकि उनको भी बेबी बर्थ का एक हैप्पीनेस मिल सके, खुशी मिल सके अपने बच्चे की। तो उसके लिए क्या चीज़ें आती है यार? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आता है जिसके अंदर आता है आईवीएफ फर्टिलाइजेशन, मतलब, और सबसे पहले आता है एम्ब्रियो ट्रांसफर ईटी, जिसकी वजह से एम्ब्रियो ट्रांसफर हो जाता है। लाइक टेस्ट ट्यूब भी प्रोग्राम सुना होगा, उसके अंदर सारा जाइगोट बनाते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं। वो जाइगोट क्या होता है फीमेल के अंदर, लाइक आफ्टर दी अप टू 8 ब्लास्टोमा स्टेज फीमेल के अंदर एम्बेडेड कर दिया जाता है। उसको कहते हैं जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर मतलब जब वो एम्ब्रियो होता है टेस्ट ट्यूब के अंदर, वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर मतलब एंडोमेट्रियम वॉल के पास लगा दिया जाता है, तो वो एम्ब्रियो ट्रांसफर हो गया। एम्ब्रियोज विद द मोर देन 8 ब्लास्टोमा स्टेज, उसको कहते हैं आईयूटी, इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर, टू कंप्लीट द फर्दर डेवलपमेंट। एम्ब्रियोज फॉर्म्ड बाय द इन विवो फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स विद इन फीमेल। ठीक है। इन विट्रो मतलब बाहर, फीमेल के, इन विवो मतलब फीमेल के अंदर ही कराया गया। ऑल्सो कुड बी यूज फॉर द असिस्ट। ठीक है। कई बार क्या होता है फीमेल फर्टाइल होती है, मतलब फीमेल इज नॉट एबल टू गेट प्रॉपर हार्मोन्स, तो सेरोगेसी होती है। उसके बारे में भी देखते हैं क्या कहती है बुक, हमारी बाइबल, बायोलॉजी बाइबल फॉर नीट स्टूडेंट्स। तो देखते हैं क्या कहती है नीट, हमारी बाइबल, नीट बाइबल फॉर नीट बाइबल फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट्स, नीट स्टूडेंट्स। ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू अ फैलोपियन ट्यूब, इसको कहते हैं गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। मतलब गैमीट्स, मेल गैमीट्स उठा के फैलोपियन ट्यूब में डाल दिए जाते हैं। कई बार क्या होता है मैन के स्पर्म्स हेल्दी नहीं है या कम है, तो क्या होता है स्पर्म जो हेल्दी स्पर्म्स होते हैं उनको फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया जाता है ताकि वहीं पे जाइगोट बने और फर्टिलाइजेशन हो। कई होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, मतलब स्पर्म इंजेक्शन से स्पर्म्स को फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया जाता है। Specialized procedures to form an embryo in the laboratory in which sperm is directly injected into the ovum. In fertility cases, either due to inability of male partner inseminate or due to very low sperm count, वो मैंने अभी बताया आपको। उसके बाद आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, और इन दिस टेक्निक क्या होता है सीमेन कलेक्टेड ईदर फ्रॉम द हस्बैंड और अ हेल्दी डोनर। कई बार क्या होता है हस्बैंड के स्पर्म हेल्दी नहीं है तो हम डोनर, लाइक स्पर्म डोनेशन भी होता है, विकी डोनर। तो लाइक स्पर्म डोनेट्स होते हैं, स्पर्म डोनेट होते हैं तो वो फीमेल के लिए दे दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो यूट्रीन के अंदर डाल दिया जाता है और वो जाइगोट बन जाता है। तो गाइज हमारे दोनों चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं। आई होप आपको समझ आएगा। प्लीज़ शेयर करें इसको और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, टेलीग्राम चैनल पे है सारे क्वेश्चन बैंक्स और जितने भी नोट्स आपको वहीं मिलेंगे। इंस्टाग्राम पे जैसे कि मैंने आपको बताया रील्स निकालने वाला हूँ मैं 60 सेकेंड्स रिवीजन रील्स पर टॉपिक के लिए, तो प्लीज़ फॉलो। सी यू सून।